मुश्तबा खामनेई के सिलेक्शन के पीछे क्या वजह देखते हैं, इनके अंदर क्या खूबी है, क्या एक ही फैमिली के होने की वजह और एक ही सरनेम वो शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है? देखिए, ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। तो यहाँ किसी एक फर्द या एक खानदान या एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये देखा जाता है कि किसके अंदर कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जंग के बीच में ही एक नए इंसान को आप सबसे ऊंची पोजीशन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक कंफ्यूजन की, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है? जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सिर्फ वही होता है और जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है वो नहीं होता है। ईरान की आवाम को ये पता है कि जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हिसाब से होगा। जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज थी और जो स्टोरेज का पूरा जगह थी उस पर जिस तरह हमला हुआ, उसे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि बहुत भारी नुकसान ईरान को हो रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि इस जंग की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक कीमत है, वो ईरान अदा कर रहा है? क्या कहीं कमजोरी नजर आ रही है? ईरान आफ्टर दिस वॉर प्री वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान इस वॉर के बाद दुनिया के बैलेंस को चेंज कर देगा और कहेगा कि भाई अगर तुम चाहते हो हम तकलीफ में रहे तो तुम भी तकलीफ में रहोगे। और कि ईरानी सरकार का क्या एस्टिमेट है, अभी इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, जान का, माल का, इमारतों का क्या हालात है वहाँ पे? अभी 500 से ज्यादा अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 500 से ज्यादा 9 अमेरिकन बेसेस में बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई है। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं इजराइल के अंदर टेल अवीव में खुर्रम शहर और फतह मिसाइल जब गिरती हैं तो एक खुर्रम शहर मिसाइल जो है 1 टन बॉम्ब कैरी करती है और वो एक खुर्रम शहर मिसाइल खुर्रम शहर 4 80 डिफरेंट लोकेशंस पे एक साथ हमला कर सकती है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जंग जो ईरान की और इजराइल और साथ साथ अमेरिका के साथ जो हो रही है वो अब 10 दिन हो चुके हैं इस बात को, और सबसे बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह है कि बताया जा रहा है कि एक खामनेई को उन्होंने मार दिया तो कई खामनेई पैदा हो गए। उसमें खामनेई साहब के अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई, उनको नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर लिया गया है। यानी अमेरिका के जो सपने थे, सुहाने सपने, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल धरे के धरे रह जाएंगे। और अब इसमें जिस तरह का सेलिब्रेशन, जश्न का माहौल पैदा हो रहा है ईरान में, वो भी देखने वाला है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इस सिलसिले में कि उनको ऑफिशियली फॉर्मली हैंड ओवर किया जाएगा। ये जो बागडोर है ईरान की सुप्रीम लीडरशिप की उनके हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप बड़े खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पसंद का हो, अगर कोई सुप्रीम लीडर भी हो तो भी उनकी पसंद का हो। साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि ईरान जिस तरह का एक बुली बन रहा है, जिस तरह की दादागिरी दिखा रहा है, अमेरिका ने उसको तोड़ दिया है क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि रीजनल जो कंट्रीज हैं, यानी कि यूएई और सऊदी अरब, इसके अलावा आसपास के जो मुल्क हैं, वहाँ हम अटैक नहीं करेंगे। क्या मायने हैं इन नए सुप्रीम लीडर के? और खासकर जो मुश्तबा खामनेई हैं, उनका लगभग पूरा परिवार एक तरह से उनकी हत्या की जा चुकी है और अब वो इस पद को संभाल रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीधे ईरान के कुम शहर से जुड़ रहे हैं मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी, जो हिंदुस्तानी हैं लेकिन बेहतरीन ज़ाहिर उर्दू बोलते हैं और इसके अलावा फ़ारसी भी बोलते हैं। वहाँ मजहबी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाते भी हैं। मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि इनके सिलेक्शन के पीछे, मुश्तबा खामनेई के सिलेक्शन के पीछे क्या वजह देखते हैं, इनके अंदर क्या खूबी है, क्या एक ही फैमिली के होने की वजह और एक ही सरनेम वो शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है? जी शुक्रिया बहुत बहुत शो में इन्वाइट करने के लिए और तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज कर। देखिए, ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। तो इसमें कौन से खानदान से हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इमाम खुमैनी के बाद उनके बेटे अहमद खुमैनी जिंदा थे लेकिन वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर नहीं बने, बल्कि वो बने जो सलाहियत रखते थे सबसे ज्यादा, जिनके अंदर सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज पाई जाती थी। अगर मैं 1-2 मिनट लूं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसेस है सुप्रीम लीडर के सिलेक्शन का। तो सबसे पहले ये है कि ईरान में एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जिसमें 88 मुज्तहिद होते हैं, मोस्ट लर्नेड इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कौन करता है? इन्हें पब्लिक इलेक्ट करती है। तो ईरान में पब्लिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मुज्तहिद लोगों को इलेक्ट करती है और जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं 88, वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को सेलेक्ट करते हैं।
तो ये प्रोसेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है, उलमा का पार्टिसिपेशन भी है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्शन के बाद किसी का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ किसी एक फर्द या एक खानदान या एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, ये देखा जाता है कि किसके अंदर कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मौलाना जाफरी, यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से अयतुल्ला अली खामनेई की दर्दनाक तरीके से उनका कत्ल किया गया, उनकी हत्या की गई, न सिर्फ कि वो बल्कि उनकी पत्नी और उनके बेटे की बीवी और उनकी पोती, इन सब का कत्लेआम कर दिया गया। इसके बाद से तो ख़तरा होना चाहिए जो मुज्तबा खामनेई है उनकी जान को, लेकिन ईरान में तो हम सेलिब्रेशन देख रहे हैं, जश्न देख रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ईरान को समझने के लिए मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप करबला नहीं समझेंगे, आप ईरान को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आपके लिए ये क्लैरिटी नहीं हो कि ईरान की कौम मौत से नहीं डरती, बल्कि जैसे ही कोई शहीद होता है तो वो अमर हो जाता है। मैं आरिफा जी, कल मैं रात को परसों रात को मैं गया था, जिस दिन ट्रंप ने धमकी दिया था कि आज की रात कयामत की रात होगी, आज इतने बम बरसाएंगे, तो मैं रात को 12:30 बजे निकला था और 2:30 बजे तक मैं रास्ते पे था। पूरे रास्ते भरे हुए थे, कार रैलीज थी। मैंने एक शख्स से पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो, तुम्हारे पास 6 महीने का बच्चा है, इसको लेके क्यों आए हो? तो ये कहता है ये कहने के लिए आया हूं ट्रंप को, मैं रोज नहीं आता था, मैं आज आया हूं ट्रंप को ये कहने के लिए कि तुम अगर समझते हो हम मौत से डरते हैं, तो मैं अपने 6 महीने के बच्चे को लाके ये बता रहा हूं कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं हक के लिए। तो ईरान में ये है कि मुज्तबा खामेनेई को लेके जो उनके लिए सिक्योरिटी प्रोसेस वगैरह वो अपनी जगह होंगे, लेकिन ईरान के अंदर मौत को लेके और शहादत को लेके जर्रा बराबर भी खौफ नहीं होता है। ये इनका माइंडसेट है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये तो पूरे कंट्री के एक तरह से मोराल के लिए भी बहुत अहम है। मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि पूरा शहादत का, मार्टरडम का जो कॉन्सेप्ट है, उसने कहीं ना कहीं एक तरह से एक नया ईंधन दे दिया है ईरान को, और मुझे लगता है एक नई हिम्मत भी दे दी है लड़ने के लिए अयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वो तो 86 साल के बुज़ुर्ग थे और कमज़ोर भी थे, उनके जिस्म में भी कई तरह की परेशानियां थीं, लेकिन ये तो 50 कुछ साल के व्यक्ति हैं और इनका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये यकीन दिला सकते हैं कि वो सेफ़ हैं? क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल को इतनी ताकत और इतना प्रिसिशन हासिल है कि उन्होंने बाकायदा उन्हीं के कंपाउंड पे हमला करके उनकी फैमिली को ख़त्म कर दिया, तो ये कैसे इंश्योर करेंगे, गारंटी देंगे कि ये सही सलामत रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे? देखिए आरिफा जी, अयतुल्ला खामेनेई के लिए अगर वो अपनी प्रोटेक्शन चाहते तो प्रोटेक्शन ले सकते थे। ये आपके लिए क्लियर है कि उनका जब शहादत का, मार्टिरडम का अनाउंसमेंट हुआ, उसी वक्त ऑफिशियल्स ने ये कहा कि हमने उन्हें कहा था कि चांसेस हैं कि हमला होगा, तो हम चाहते हैं कि आप बंकर में चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, और उन्होंने शहादत को एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? बिकॉज उनकी शहादत के जरिए से जो मोमेंटम, जैसा आपने कहा, इस वक्त मुस्लिम पूरी और खुसूसन हर इंसान जो अदल इंसाफ से मोहब्बत करता है, उसके अंदर अयतुल्ला खामेनेई की पूरी फैमिली की शहादत के बाद ये जज्बा आया है कि अगर ये बूढ़ा शख्स अपने पूरे खानदान को हक के लिए कुर्बान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये फीलिंग लोगों के अंदर आई है। जहां तक अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई की बात है, तो वो क्लियर है कि यहाँ की सिस्टम, यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उनको ये पता है कि अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई को लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया है, इसलिए ऐसे शख्स को भी चूज किया गया जिसकी एज जो है वो कम हो, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक फैसले किए जा सके, उसको लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट करा जा सके। तो उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया था। देखिए, अयतुल्ला खामेनेई की जो फैमिली थी, अगर आप गूगल करेंगे आरिफा जी, तो आपको उनके फोटोज नहीं मिलेंगे, 2-3 फोटो के अलावा उनके फोटोज नहीं मिलेंगे। बहुत ही प्राइवेट जिंदगी, बहुत ही सादी जिंदगी। हत्ता मैंने जो उनके फोटो देखे थे, एक बार वो रैली में आए थे, तो उनकी जो कार थी वो ऑल्टो, जो इंडिया में कार होती है, उस टाइप की कार ईरान में वो चलाते हैं। अभी भी वो किराए के घर में रहते थे जब तक वो लास्ट टाइम रहते थे।
वो जब यानी उनको बहुत ही लो प्रोफाइल रख के वो जिंदगी जीते थे। क्योंकि अब वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं तो नेचुरल सी बात है, एक कंप्लीट डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा और कंप्लीट डिफरेंट सिक्योरिटी सिस्टम होगा। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम अपनी जगह मौजूद है। 12 दिन की जंग में दुश्मन चाहता था आयतुल्लाह खामेनी को मारना, नहीं मार पाया था, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी ने उस वक्त चूज नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने खुल के कहा था कि 12-day वॉर में वी वांटेड टू किल खामेनी बट वी वर नॉट एबल टू डू दैट। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी मारना चाहा, पहले भी मारना चाहते थे लेकिन नहीं मारा। मौलाना जाफरी, जो आप कह रहे हैं इस बात से कहीं ना कहीं अंदाजा ये हो रहा है कि क्या उन्होंने वाकई इस बात को उन्होंने प्रपोज किया अपनी शहादत को अपने आप को, ताकि वो ईरान को, ईरानियन नेशन को एक नई एनर्जी दे सकें? ये तो सवाल मुझे लगता है कभी हल नहीं होगा, इसका कभी जवाब नहीं मिलेगा। मैं जो आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ वो ये कि अभी हमने देखा था बीच में एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति थी। वो कन्फ्यूजन ये था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे थे कि हम जो बाकी रीजनल पावर्स हैं, जो रीजनल हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन IRGC ने उनको काट करते हुए कहा कि हमें हमला करेंगे, अगर आपकी तरफ से हमला आया तो हम करेंगे। तो ऐसे में क्या कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है? IRGC किसको रिपोर्ट करेगा? ये नई जो लीडरशिप है और ये इसका जो ट्रांजिशन होगा कितना स्मूथ होगा? और जंग के बीच में ही एक नए इंसान को आप सबसे ऊंची पोजीशन दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक कन्फ्यूजन की, एक असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इनकी लीडरशिप में, क्या अलग, क्या नया हो सकता है? आरिफा जी, ईरान में जो कुछ भी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है सिर्फ वही होता है, और जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है वो नहीं होता है। दो चीज हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए, एक ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन है। तो कल जब अनाउंस हुआ मुश्तबा खामेनी की लीडरशिप का, तो आपने जो सीन्स देखे, क्योंकि कल शिया मुसलमानों के लिए 19 रमजान थी, हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर पे जब जरबत लगी थी उसकी शब थी, बड़ी रात थी, सारे लोग मॉस्क में थे और लाखों की तादाद में लोगों ने बाहर आके बाद में सेलिब्रेट किया मुश्तबा खामेनी की को जो चूज किया गया उसके लिए। तो ये जो ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि ईरान की आवाम को ये पता है कि जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के हिसाब से होगा। तो ईरान में जब रहबर मौज़म की शहादत हुई तो उस वक्त एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अराफी नए सुप्रीम लीडर है। हमने कई चैनल्स पे जाके उनको समझाया ऐसा नहीं है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल होती है, टेम्पररी कमेटी होती है। तो ईरान के अंदर कोई पावर के अंदर कोई क्लैशेस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, मिलिट्री का पावर IRGC के पास होता है या अर्दिश के पास होता है, और उसके अलावा ये लोग जो हैं, जो ईरान में मिलिट्री होती है वो सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, या वहां पर एक सुप्रीम काउंसिल भी होती है जो वहां पर शूरे काउंसिल जिसे कहा जाता है, उनको भी रिपोर्ट करती है, उसके अंदर रहबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ईरान में एक टेक्निकल बहुत ही रोबोस्ट सिस्टम है, जो सिस्टम इंश्योर करता है कि सब चीज अपनी जगह स्मूथ फंक्शन कर रही हो। ठीक है, मैं अगला सवाल, जी हाँ मैं समझ गई, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि हमने जो एक पूरा क़यामत का मंजर देखा तेहरान में, जो आपकी ऑयल रिफाइनरीज थी और जो स्टोरेज का पूरा जगह थी उस पर जिस तरह हमला हुआ, उससे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि बहुत भारी नुकसान ईरान को हो रहा है, और ऐसे वक्त में लीडरशिप का ट्रांजिशन होता है। आप ये बताइए कि क्या इकोनॉमिकली ईरान इतना सह पाएगा? पहले ही 50 साल पर से सैंक्शंस लगे हुए हैं, आप बहुत सारे मुल्कों के साथ कारोबार नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें बना नहीं सकते, इकोनॉमिकली भी इतने ख़राब, यानी पूरे हालात जो पैदा हुए वो तमाम तरह की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उन्हीं की वजह से लोग सड़कों पर आए और वो प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ऐसे में आपको लगता है कि इस जंग की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक कीमत है, वो ईरान अदा कर रहा है? क्या कहीं कमजोरी नजर आ रही है? आरिफा जी, देखिए, जंग अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन कभी कभी जंग बहुत जरूरी हो जाती है आपके सर्वाइवल के लिए। और जंग के बाद की जो सिचुएशन होती है, कभी कभी आपकी कौम के लिए वो आपको बहुत फ्यूचर में आगे ले जाती है। ये बिल्कुल मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, अपने व्यूअर्स के लिए भी क्लियर कर दूं कि ईरान आफ्टर दिस वॉर प्री वॉर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
एक, इकोनॉमिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2, मिलिट्रीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, 3, डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी क्या? यानी ईरान ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मिलिट्रीली ईरान के सराउंडिंग में अमेरिकन एयरबेस हो और वो उन्हें धमकी देते रहे। ये ईरान के लिए नॉन एक्सेप्टेबल है। तो जो होर्मुज है वो ईरान उसे अब स्ट्रेटेजिकली यूज करेगा। अभी ऑयल की कीमत $114 हो गई है, 112 या $114 हो गई है। कहां 78 और 80 के दरमियान थी और अभी 10 दिनों के अंदर वो $114 हो गई और $200 तक पहुंच सकती है। तो ईरान के लिए क्लियर है कि पहले हमारा नुकसान होता तो उनका नुकसान नहीं होता था। अब ईरान का यह है कि हमारा नुकसान होगा तो तुम्हारा भी होगा। अब अमेरिका में भी जो लोग पेट्रोल भरने जाएंगे उनको उसका असर देखना पड़ेगा। जो कतर के गैस का लिक्विडिफिकेशन बंद हुआ है उसकी वजह से यूरोप में असर पड़ेगा। तो अब ये नहीं होगा कि ईरान मुश्किल उठाएगा, वो मुश्किल नहीं उठाएंगे। ईरान इस वॉर के बाद दुनिया के बैलेंस को चेंज कर देगा और कहेगा कि भाई अगर तुम चाहते हो हम तकलीफ में रहे तो तुम भी तकलीफ में रहोगे, और तुम चाहते हो तुम तकलीफ में ना रहो तो हमारी तकलीफ को खत्म करो, हमारे सैंक्शंस को खत्म करोगे तब हम होर्मुज को खोलेंगे। तो ईरान ये जंग को अपनी कंडीशन पे खत्म करेगा, ये बिल्कुल ईरान के लिए क्लियर है। तो ये जंग के अंदर जो हजीना लग रहा है, जो इसके अंदर कॉस्ट लग रहा है, उसको रिकवर किया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दुनिया या ईरान पहले जैसा नहीं रहेगा और अलग तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरा एक इकोनॉमिक डिज़ाइन बदल जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अलावा जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो आखिरी बार मैंने चेक किया था वो ये था कि करीब 1200 से 1300 लोग आपके यहाँ उनका कत्ल किया जा चुका है, वो इस जंग के में मारे जा चुके हैं। इजराइल में देखें तो 1 दर्जन से आगे उनका आंकड़ा बढ़ा नहीं है। ऐसे में आप ये देखिए कि कितने गुना लोग उनके मर रहे हैं और आपके यहाँ कितना भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका में तो 4-6 सिर्फ उनके फौजी ही मारे गए हैं। तो सारी कॉस्ट तो एक तरह से ईरान ही बेयर कर रहा है। इतना लंबा इस जंग को आप किस तरह से कब समझेंगे कि ये लॉजिकल कंक्लूजन इस जंग का होगा? आपको लगता है कि आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है इस जंग में, ईरान को ज्यादा नुकसान इकोनॉमिकली, इंसान के हिसाब से देखें, जो जान का भी नुकसान और माल का भी नुकसान सब आपको ज्यादा हो रहा है? देखिए, जंग जो है ना आरिफा जी, कितने लोग शहीद हुए उससे डिसाइड नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने से पता है कि जंग कौन जीत रहा है। उन्होंने शुरू किया था कि हम रेजीम चेंज कर देंगे ईरान में। उन्हें लगा था आयतुल्लाह खामेनाई को शहीद करने के बाद और टॉप लीडरशिप को शहीद करने के बाद हम ईरान में एक नई रेजीम लेके आ जाएंगे। तो ईरान में भी जो कह रहे हैं कि तुमने हमारे नारों को तो बदल नहीं पाए, रेजीम क्या खाक बदलोगे? यानी ईरान में अभी भी नारा ये है, अल्लाह अकबर खामेनाई रहबर। यानी एक, और इतनी हिमाकत सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है कि एक बूढ़े खामेनाई को जवान खामेनाई से तब्दील कर दे, जो जवान खामेनाई के अंदर जज्बा ज्यादा हो और वो जवानी की ताकत मौजूद हो दुश्मन से मुकाबले के लिए। तीसरी चीज ये है कि जो शहादतें दी जा रही हैं उसके कॉस्ट, उसके रिजल्ट में पब्लिक में क्या फीलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। एक, पहले तो ये कि कह रहे हैं कि इजराइल में कम लोग मरे। अभी एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट का एक वीडियो बहुत है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमें कहा जाता था कि कहो सिर्फ 1 मरे, जबकि वो 5 घर में सारे लोग मर चुके होते थे। तो वो उनको जो ह्यूमन कॉस्ट हो रहा है वो छुपा रहे हैं, ईरान छुपा नहीं रहा है। 1, 2, ईरान के अंदर जो ये शहादतें हो रही हैं उसके रिजल्ट में हर रोज लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे आ रहे हैं। ये क्या पैगाम है? ये पैगाम ये है कि वी आर रेडी फॉर दैट कॉस्ट, लेकिन हम जालिम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है, जिल्लत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं है। दोबारा करबला की तरफ पलटती है कि इमाम हुसैन ने जब करबला में एक टायरेंट, एक बादशाह के सामने अपनी पूरी फैमिली को लेके आ गए थे और कहा था कि मैं सब कुर्बानी देने तैयार हूं लेकिन जालिम के सामने सर झुकाने नहीं तैयार हूं। ईरान की आवाम में ये मोमेंटम, ये मूड इस वक्त है कि हमें प्री वॉर पोजीशन नहीं चाहिए, इंतकाम चाहिए और ऐसी पोजीशन चाहिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की जायगा है वो महफूज हो सके। दूसरी चीज, ये एक तरफ, मैं कंप्लीट कर 30 सेकंड से, दूसरी तरफ आप इजराइल के अंदर क्या मूड है ये देखें कि इजराइल में 7 मिलियन से ज्यादा लोग डेली बंकर्स में रह रहे हैं।
नॉर्दर्न इजराइल दोबारा से खाली हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि इजराइल के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है तेल अवीव में, उसने कहा कि हमारे पास हजारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने कहा कि वी वांट टू लीव इजराइल, बिकॉज इजराइल में डुअल सिटीजन के लोग रहते हैं। वी वांट टू लीव इजराइल, हम लोग इजराइल छोड़ना चाहते हैं, हमें सेफ पैसेज दो। तो टेल अवीव में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो कहती है वी कैन नॉट गिव यू सेफ पैसेज, आप इजिप्ट जाएं अपनी जिम्मेदारी के साथ। तो दो कौमें हैं, दो नजरिए हैं। एक जगह शहादतें हो रही हैं, ये लोगों को यूनाइट कर रही है, लोगों को जज्बा दे रही है कि हक के लिए बलिदान अगर देना पड़े, राइट अगर आप हैं और आपको बलिदान देना पड़े तो आप बलिदान के लिए तैयार रहो, और हम डरते नहीं हैं। आप बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब जब आप इजराइल की बात कर ही रहे हैं, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वाकई इजराइल से खबरें नहीं आ रही हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, चाहे बहुत मिसफायर भी हो रही हों, चाहे जगहों पर ना भी लग रही हों, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा आंकड़ा नहीं बढ़ा है। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि हम इंसानी जानों को हम ये कह रहे हैं गिनती कर रहे हैं, लेकिन जंग है, जंग के अपने उसूल होते हैं और जंग की अपनी सच्चाई होती है, और इसलिए हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि ईरानी सरकार का क्या एस्टिमेट है, अभी इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, जान का, माल का, इमारतों का, क्या हालात है वहां पे अभी आपकी नजर से? देखिए, इरानियन ऑफिशियल्स के एस्टिमेशंस के हिसाब से 500 से ज्यादा इराकी अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 500 से ज्यादा अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स और CIA एजेंट्स, ये इरानियन ऑफिशियल्स का अभी तक का अनुमान है, या जख्मी है या मारे जा चुके हैं। जो बड़ी बात है, जो आगे अली लारीजानी, जो ईरान के जो शूरा काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अमेरिकन सोल्जर्स को कैदी बनाया है। और आगे लारीजानी ऐसी हवा में बात करने वाले आदमी नहीं है। कहा जा रहा है इराक में नजफ और करबला के दरमियान अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ के ईरान को हैंडओवर भी किया गया है। तो ईरान में जो अमेरिकन बेसेस हैं, जो CNN की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 9 अमेरिकन बेसेस में बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई है। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि बहुत एक्यूरेसी के साथ ईरान ने वहां मारा है। तकरीबन उनके मिलिट्री बेसेस खाली हो गए हैं और वो उनके सोल्जर्स और कमांडर्स इस वक्त होटल्स में रह रहे हैं, और ईरान ने कई जगह उन्हें चेज करके मारा भी है। तो ये एक अमेरिकन बेसिस की इस वक्त हालत है, और ये अमेरिकन ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि बहुत हालत खराब है। दूसरी तरफ इनका खर्च जो है डेली $1 बिलियन का एस्टिमेट, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि $1 बिलियन इनका डेली खर्च हो रहा है। तो वॉर का कॉस्ट उनके लिए बहुत हाई है, ईरान के लिए कंपैरेटिवली लो है। तीसरा, इजराइल के अंदर सिर्फ यही समझ लें कि इजराइल के अंदर टेल अवीव में खुर्रम शहर और फतह मिसाइल जब गिरती हैं तो एक खुर्रम शहर मिसाइल जो है 1 टन बॉम्ब कैरी कर सकती है अगर उसे फ्यूल किया जाए उतना तो। और वो एक खुर्रम शहर मिसाइल, खुर्रम शहर 4, 80 डिफरेंट लोकेशन पे एक साथ हमला कर सकती है। तो ईरान में एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में इजरायली इस वक्त जो है जहन्नम हो चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स अभी एस्टिमेट नहीं किए जा सकते। और खुद BBC, CNN और तमाम चैनल्स कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं आप इसे शूट नहीं कर सकते, आप इसे बता नहीं सकते हैं। लेकिन कब तक छुपाएंगे? उनकी फैमिलीज जो है वो बाहर आएंगी, अमेरिकन फैमिलीज बाहर आएंगी, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनके सोल्जर्स मर रहे हैं, वो फाइनली बाहर आएंगे, कहेंगे हमारे मर चुके हैं। कब तक छुपाएंगे ये लोग? जी हाँ, मौलाना जाफरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।